गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से आपके जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करने के लिए आ गए हैं और उम्मीद है कि पिछली कक्षा में पढ़ाई गई सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उनके नोट्स आपने बना लिए होंगे और जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे उनका भी आपने आंसर ढूंढ करके लिख लिया होगा। तो बच्चों, जीवन के मौलिक इकाई के पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अलग अलग जीवों के कोशिकीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की स्थिति, उनका आकार और उनकी संख्या के आधार पर उनको कितने रूपों में बांटा गया है, ये हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सजीव दो भागों में बटे होते हैं। पहले वो जिनके शरीर की रचना केवल एक कोशिका से बनी होती है और ये कोशिका जीवित रहने के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सभी कार्यों को एक ही कोशिका द्वारा संपादित किया जाता है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जितने भी कार्य तुम जानते हो वो सभी कार्य केवल एक कोशिका संपादित करती है, इसलिए उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। वहीं पर जो बड़े जीव होते हैं उन जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, जिनके लिए अलग अलग कार्य के लिए उनके शरीर में अलग अलग कोशिकाओं का समूह या कोशिकाएं या अंग या अंगतंत्र ये सभी बने होते हैं। तो इन जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर बहुकोशिकीय में आता है क्योंकि हमारे लिए चलने के लिए पैर अलग हैं, हाथ अलग हैं, छूने के लिए हाथ है, सूंघने के लिए नाक है, खाने के लिए मुंह है। अलग अलग सभी जीवों के अंग बने हुए हैं। उनमें कार्य करने वाली ऊतक अलग अलग है, उनमें कार्य करने वाली कोशिकाएं अलग अलग पाई जाती हैं। अब बच्चों, तुमने सोचा होगा कि मैम ने तो इतनी सारी बातें बता दी, तो कोशिकाओं की आकृति होती कैसी है, असल में वो दिखने में कितनी बड़ी होती हैं। तो बच्चों, इनकी कोशिकाएं जो एक कोशिकीय जीव है वो हमें आँखों से दिखते नहीं है, तो उनकी आकृति 0.1 मिली माइक्रोन से लेकर के 2 म्यू माइक्रोन तक की व्यास की कोशिकाएं पाई जाती हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, 0.1 म्यू माइक्रोन की। वहीं शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार 170 मिलीमीटर का होता है। बच्चों, समझ सकते हो कि जो अंडे तुम मुर्गी के खाते हो वो भी एक कोशिका ही है। उस कोशिका के अंदर विभाजन होते होते जा कर के अंत में एक चूजा निकलता है जो बहुकोशिकीय प्राणी बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में त्वचा के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, कोई भी चीज़, तो उन तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर से भी अधिक हो सकती है। अब ये तो हो गया कोशिकाओं की आकृति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उनके कार्य अलग हैं, उनकी रचना अलग है, शरीर में जगह जगह उनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उसके आधार पर उनकी आकार भी अलग अलग है। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कुछ बहुभुजीय होती हैं, कुछ आयताकार होती हैं, कुछ बेलनाकार होती हैं, कुछ नलिकाकार होती हैं, कुछ स्तंभाकार होती हैं, कुछ घनाकार होती हैं, कुछ बहुभुजीय होती हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है क्योंकि उनके कार्य अलग होते हैं। जैसे आपके सर पे जो कोशिकाएं होती हैं उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, आईब्रो के ऊपर बाल छोटे होते हैं, पलकों के ऊपर बाल और छोटे होते हैं, नाक के अंदर के बाल और छोटे होते हैं, कान के अंदर के रोमल और छोटे होते हैं। इसी प्रकार से आपकी आंतों के अंदर जो रसांकुर पाए जाते हैं वो और भी महीन और सेंसिटिव होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है जो अलग अलग अंगों में पाई जाती हैं और उसी प्रकार से उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कोशिकाओं के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। आपने एक कोशिकीय जीव भी पढ़े, बहुकोशिकीय जीव भी पढ़े, तो उसी प्रकार से कोशिकाएं भी हमारी दो प्रकार की हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो इसमें जो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रो मतलब प्राइमरी,
तो ये सरल होती हैं और सबसे प्राचीन कोशिकाएं, यानी जीवाणु विषाणु जो हमें आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। बच्चों, आजकल तुम ये कोरोना वायरस के बारे में भी सुन रहे होगे। तो कोरोना वायरस के बारे में तुम चित्र भी देख रहे होगे कि इसके ऊपर एक कांटोनुमा रचना होती है जो वसा का खोल होता है। और ये भी पढ़ा होगा कि जब ये आपके शरीर में जाता है तो ये अपने खोल के कारण चिपक जाता है और अपने आरएनए को रिलीज़ कर देता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, इनकी कोशिका में झिल्ली नहीं होती और केवल केंद्रक होता है, वो भी अल्प विकसित होता है, सरल होता है, स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। वहीं पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक भी होता है, झिल्ली नुमा कोशिकांग भी होते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग भी होता है। तो ये कोशिकाएं हम सभी में पाई जाती हैं, प्रोटिस्टा में, पौधों में, जंतुओं में आदि में। पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें पादप कोशिकाओं के ऊपर अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके ऊपर एक और भित्ति पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका के प्रकार में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये कोशिकाएं आधे प्रकार की होती हैं। केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है। और इस तरह से पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। अब आता है कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन में बच्चों ये चार्ट देख रहे हो, तो इस चार्ट में तुम देखोगे कि एक कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उसका बाह्य आवरण, दूसरा उसका जीव द्रव्य, तीसरा उसका कोशिकांग। जो बाह्य आवरण है वो एक गुब्बारे भरे, पानी से भरे गुब्बारे से तुम इसकी तुलना कर सकते हो। कल्पना में पानी से भरा एक गुब्बारा रखो, तो बाहरी जो झिल्ली है उसको बाह्य आवरण कहते हैं। ये बाह्य आवरण उस कोशिका को एक निश्चित आकार देता है। तो ये 2 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जंतुओं में और पौधों दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है और ये उस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर होती है। दूसरा भाग होता है जीव द्रव्य। ये हमारे जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि इसी जीव द्रव्य के अंदर ही हमको जीवित रखने वाली सभी प्रक्रियाएं संभव होती हैं, संपन्न होती हैं। जो भी हम पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जितनी भी क्रिया हम करते हैं, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य हमारा 2 भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। फिर हम पढ़ते हैं तीसरा हिस्सा कोशिकांग का। तो ये कोशिकांग भी वो हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उस गुब्बारे के अंदर जो पानी भरा है उसको हम कोशिकांग जीव द्रव्य कहते हैं। और उस जीव द्रव्य के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको हम कोशिकांग कहते हैं। अब ये जो कोशिकांग है ये भी 2 प्रकार के हैं। वे कोशिकांग जिनके ऊपर डबल झिल्ली है और वे कोशिकांग जिनके ऊपर सिंगल झिल्ली है। जो डबल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं उनका नाम है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्गी है। जो एकल झिल्ली वाले हैं या बिना झिल्ली के हैं वो राइबोसोम्स, तारक काय और कोशिका रिक्तिका पाई जाती है। अब आता है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, जैसा कि हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये बाह्य आवरण कोशिका को एक आकार देता है और उसको मजबूती प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब चयनात्मक स्वभाव होता है इसका। सभी पदार्थों को अंदर आने नहीं देती और सभी पदार्थों को बाहर जाने नहीं देती। केवल जो पदार्थ जाने वाले होते हैं उनको जाने देती है और जिन पदार्थों का अवशोषण आवश्यक होता है उनका अवशोषण करती है। जैसे तुम अपनी त्वचा के बारे में समझ लो कि त्वचा से तुम्हारे पसीना तो बाहर निकलता है लेकिन कभी खून बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार से जब तुम तेल लगाते हो या कोई क्रीम लगाते हो तो वो तुम्हारी त्वचा में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो अब ये जो कोशिका में लेन देन की प्रक्रिया है इसको हम परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन के भी दो तरीके हैं। परिवहन दो प्रकार से होते हैं कोशिका के अंदर, एक तो विसरण और एक परासरण। विसरण बच्चों वो होता है जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में आऊँ और एक सेंट की बॉटल लाऊँ, उसका ढक्कन बंद है। अब उस ढक्कन को मैंने जैसे ही खोला तो तुमको धीरे धीरे पहली कक्षा में रो में बच्चा जो बैठा है उसको सेंट की खुशबू आएगी, धीरे धीरे लास्ट के रो के बच्चे को भी सेंट की खुशबू आने लगेगी, क्योंकि उसके अणु पूरी क्लास में फैल जाते हैं। तो अधिक सांद्रता यानी गाढ़ापन कहाँ था खुशबू का, अणुओं का, बॉटल के अंदर, और बाहर की हवा में कोई खुशबू नहीं थी। जैसे ही मैंने बॉटल खोली उसके अणु गैसीय रूप में थे, वो पूरे कमरे में बिखर गए। तो इसको हम विसरण कहते हैं। दूसरा होता है परासरण। परासरण के में भी द्रवों का बहाव होता है, लेन देन होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है कि एक झिल्ली होती है जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। छोला भिगोते हो, चना भिगोते हो, किशमिश भिगोते हो, सूखी मटर भिगोते हो, तुम रात भर भिगोने के बाद सुबह देखते हो कि वो झिल्ली फूल गई है, चना मटर सब आकार में बड़े हो गए हैं, अर्थात और पानी कम हो जाता है, यानी कि वो पानी उन अनाज के अंदर चला गया है। तो जो अब देखिए यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली ने फिर चयनात्मक स्वभाव किया। उसने चने के अंदर के पदार्थों को बाहर नहीं भेजा, बल्कि उसने पानी को अंदर भेजा। तो पानी में सांद्रता कम थी, वो अंदर चला गया और उसने अंदर सांद्रता को बराबर किया। तो यहाँ पर सांद्रता पानी का बहाव या द्रव का बहाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होता है। बच्चों ये चित्र देख रहे हो, इसमें विसरण और परासरण की तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है। विसरण में देखिए पहला चित्र जो है उसमें ऊपर विलायक के अणु हैं, नीचे विलेय के अणु हैं। इनका आवागमन, जो विलायक के अणु हैं वो सफ़ेद रंग के हैं, उनका एरो नीचे बना हुआ है। जो विलेय के अणु हैं वो काले रंग के हैं, इनका एरो ऊपर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जब आवागमन होता है तो पूरे क्लास में सेंट की खुशबू बराबर से फैल जाती है। ठीक है। अब वहीं पे दूसरा तुम चित्र देखो जो परासरण का है। इसमें तुम देखोगे कि एक बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है और बाहर की तरफ विलायक के अणु हैं, यानी जल या द्रव है, और अंदर की तरफ विलेय के अणु हैं। विलेय के अणु चाह करके भी झिल्ली के पार नहीं जा पाते हैं, वापस झिल्ली के अंदर आ जाते हैं, जबकि जो विलायक के अणु हैं या द्रव के अणु हैं वो अंतःपरवर्ती जाली उसको अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलेय के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से द्रवों का आदान प्रदान होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो बच्चों कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में दोहरी भित्ति होती है, जैसा कि आपने पढ़ा है। प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ और मृत सेल्यूलोज का बना आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो बच्चों दृढ़ और मृत सेल्यूलोज का आवरण होता है, यही कोशिका भित्ति की वजह से हमारे पेड़ इतने बड़े, इतने लंबे, इतने भारी, इतने आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि यही कोशिका की भित्ति उनको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध खड़ा करने में मदद करती है। कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, वरना इतनी धूप में वो खड़े खड़े सूख के मर जाएंगे। लेकिन यही मृत सेलुलोज की जो झिल्ली होती है, भित्ति होती है, ये उनके अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देती और उनको रोगाणुओं से भी मुक्त करती है। बच्चों कोशिका भित्ति का ही चित्र तुमको इसमें दिखाया गया है, जिसमें जो डार्क ब्लैक कलर की रचना है वो आपकी कोशिका भित्ति है। उसके अंदर एक पतली लाइन दिख रही है जो प्लाज्मा झिल्ली है, उसके अंदर का जीव द्रव्य है और उसके अंदर खाली स्थान है या रिक्त स्थान है। अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो बच्चों कल्पना में तुम्हारे वही रबर का गुब्बारा होना चाहिए जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जो पानी भरा हुआ है उसी को हम, वो अर्ध तरल होता है और जेली नुमा गाढ़ा शहद की तरह का द्रव्य होता है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक एक वैज्ञानिक ने की और इसका ये नाम पुरकिंजे ने दिया। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से
मिल करके बना होता है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के विषय में। बच्चों, तुम ये चित्र देख रहे हो। चित्र में एक अंडाकार रचना है जिसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर जो एक पर्पल कलर का गोल रचना दिख रही है वही केंद्रक है। जो अंडाकार रचना है वो डबल झिल्ली के द्वारा है, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली अकॉर्डिंग टू द एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल है तो डबल झिल्ली, एनिमल सेल है तो केवल प्लाज्मा झिल्ली। और इसके अंदर कोशिका द्रव्य है। ये कोशिका द्रव्य लाइट ग्रीन कलर का है जो केंद्रक के बाहर आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक को बच्चों कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। जैसे जो तुम कोई भी काम नहीं करते हो, तुम जो काम करते हो वो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है करने के लिए, सोच समझ के करते हो, वैसे ही तुम्हारी कोशिका भी जो काम करती है वो उसका नियंत्रण और उसका समन्वयन यही कोशिका के अंदर का केंद्रक करता है। और यही केंद्रक माता पिता के लक्षणों को संतानों में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। उसके लिए इसके अंदर बालों की तरह की रचनाएं पाई जाती हैं, पतली धागे नुमा, जिनको कि हम गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक के अंदर 4 भाग होते हैं: केंद्रकावरण, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों के बारे में जो केंद्रक के अंदर की रचना है। ये चित्र में तुम देख रहे हो, ये केंद्रक के अंदर की रचना है। इसमें तुम्हें बालों की रचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, पतली पतली बालों की तरह गुच्छे, कुछ मोटे भी हैं कुछ पतले भी हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और गुणसूत्र जो है ये केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य है उसको जीव द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर का द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इस केंद्रक द्रव्य में जो धागे नुमा रचनाएं होती हैं उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन करते हैं। यही आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है और इसमें कोशिका के बहुत से घटक होते हैं जो कोशिका के अंगक कहलाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोशिका अपने आप में संपूर्ण होती है, वो सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होती है। जैसे एक अंडा वो जीवित है, उसके ऊपर हैचिंग होती है और मुर्गी उसको हैच करके कुछ समय के बाद एक वेल डेवलप्ड पूर्ण विकसित चूजे को जन्म देती है, तो वो अंडा जीवित है, उसके अंदर के कोशिका द्रव्य भी जीवित है, उसके अंदर के सारे अंगक भी जीवित हैं और वो जीवित होने के कारण विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। और विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए इनमें बहुत से अंगक पाए जाते हैं जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब ये तुम देखो बच्चों, बहुत अच्छा सा चित्र है। जो लाइट पर्पल कलर का बाहरी आवरण दिख रहा है, ये कोशिका बाहर से दिखने में लाइट पर्पल कलर की है। जो गुब्बारा है तुम्हारा वो लाइट पर्पल कलर का है। गुब्बारे की जो बाहरी झिल्ली है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। उसके अंदर की झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर जो येलो कलर का द्रव भरा दिख रहा है तुम्हें, ये कोशिका द्रव कहलाता है। उसके अंदर एक लाइट रेड कलर की, पिंक कलर की गोल रचना है जिसको कि हम केंद्रक कहते हैं। उसके अंदर काले काले क्रोमेटिन के धागे हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और जो पीले द्रव में अंगक फैले हुए हैं उन अंगकों को कोशिकांग कहते हैं। इन कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनकी पहले हम नाम जान लें। पहला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा है गाल्जी उपकरण, तीसरा है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और रसधानियाँ। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप इन सभी स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ मैंने यथासंभव सभी के चित्र आपको उपलब्ध करा दिए हैं। इन सभी चित्रों को आप बनाएंगे कॉपी में और इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्लास तुम्हें पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा और तुम्हारे अंदर के सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो तुम पूछोगे
और अगली स्लाइड में मैं तुम्हें इससे संबंधित होमवर्क देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।